जय हिंद साथियों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ क्लास 12 द सिविक्स यूपी बोर्ड एग्जाम 2025। क्लास 12 द सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र कहें या राजनीति विज्ञान कहें, तो यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए कक्षा 12 नागरिक शास्त्र के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। 1 × 10 = 10 नंबर का, यानी एक नंबर से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, वो भी आपका इस वीडियो में 10 नंबर पक्का हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं सभी सब्जेक्टों को मिलाकर आपका 95% 95% प्लस रिजल्ट बने, तो आप चैनल से जुड़े रहिए। प्रश्न नंबर देखिए 1 से लेकर 10 तक यह पूछा जाता है बहुविकल्पी प्रश्न। अगर आप चाहते हैं कि आपका सिविक्स नागरिक शास्त्र में 100 में 100 नंबर आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए यह जो क्वेश्चन रहेगा पूरे बुक से लिया गया, पूरे बुक के यानी जो भी चैप्टर हैं सभी चैप्टर से लिया गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। आप क्वेश्चन को पढ़कर खुद जान जाएंगे कि पूरे बुक से लिया गया है या नहीं। आप खुद अभी क्वेश्चन को देखेंगे तो जान जाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं नागरिक शास्त्र में 100 में 100 आए, 100 में 100 आपको पूरा लाना है, तो आप चैनल से जुड़ रहिए। क्योंकि आपको लगता है कि नागरिक शास्त्र आसान है, लेकिन आसान नहीं है। जब तक आप इसको सही नहीं बोर्ड एग्ज़ाम में लिखेंगे तब तक आपको नंबर नहीं दिया जाएगा। बस कहने को आसान है लेकिन आसान नहीं। इंडिया का कोई भी एग्ज़ाम दिया जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता कि यहाँ से क्वेश्चन ना आए सिविक्स से या कोई भी सब्जेक्ट हो, लेकिन सोशल साइंस का ज़्यादा योगदान होता है। आप कोई भी एग्ज़ाम देंगे, कोई भी एग्ज़ाम, उसमें सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का ज़्यादा योगदान होता है। तो यह हमेशा आपको काम देगा। ऐसा नहीं है कि आपको केवल क्लास 12 में ही काम देगा। तो अगर आप 2025 यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। आपको ऐसी वीडियो ऐसा समझा कर अगर कोई बताए तो बताना, बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से आपको बताया जाएगा और महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि हर साल बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो प्रश्न नंबर देखिए, यहाँ पर देखिए 11 12 आ गए। अभी मैं पहले से लगाता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश गुटनिरपेक्ष देशों के संस्थापक देशों में नहीं था। कि जो गुटनिरपेक्ष देश हैं उसके स्थापना किए थे कुछ देश मिलकर। तो ऐसा कौन है कि जो नहीं है, जो स्थापना नहीं मिला था, उसमें नहीं मिला था। ऑप्शन नंबर ए है भारत, ऑप्शन नंबर बी है फ्रांस, ऑप्शन नंबर सी है इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर डी है यूगोस्लाविया। लेकिन जो फ्रांस था यह गुटनिरपेक्ष के संस्थापक देशों में शामिल नहीं था। तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। उसी तरह से प्रश्न नंबर 2 है, आसियान की स्थापना कब की गई थी। जो आसियान है उसकी स्थापना कब की गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए 1955, ऑप्शन नंबर बी 1956, ऑप्शन नंबर सी 1967, ऑप्शन नंबर डी 1970। तो आसियान की जो स्थापना हुई थी वह ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 1967 ईस्वी में हुआ था किसकी, आसियान की स्थापना। प्रश्न नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, कौन सा देश दक्षिण एशिया का अंग नहीं है। कह रहा ऐसा कौन सा देश है जो दक्षिण एशिया का अंग नहीं है। ऑप्शन नंबर ए श्रीलंका, ऑप्शन नंबर बी भारत, ऑप्शन नंबर सी चीन, ऑप्शन नंबर डी पाकिस्तान। तो दक्षिण एशिया का जो अंग नहीं है वह कौन सा नहीं है, चीन नहीं, बाकी श्रीलंका भारत पाकिस्तान है। तो चीन नहीं है, इसका राइट आंसर चीन हो जाएगा। देखिए 1 नंबर का क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन 1 नंबर के हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव बहुविकल्पी हैं। कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य देश नहीं है। ऐसा कौन सा देश है जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन है अस्थायी सदस्य, ऑप्शन नंबर बी फ्रांस है अस्थायी सदस्य, ऑप्शन नंबर सी जर्मनी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी संयुक्त राज्य अमेरिका भी है। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र का जो सदस्य नहीं है वो कौन सा नहीं, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, जर्मनी नहीं। बाकी देखिए 5 देश हैं, कौन कौन से, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चीन। यही 5 देश हैं जो उसके बाद कुल पूछेगा तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद कुल कितने देश हैं, तो कुल 15 है, जिसमें से 5 अस्थायी हैं और 10 अस्थायी हैं। प्रश्न नंबर 5 है, यूनेस्को UNESCO का संबंध किससे है, यानी यूनेस्को का संबंध किससे है। तो ऑप्शन नंबर ए है शिक्षा एवं संस्कृति, ऑप्शन नंबर बी है स्वास्थ्य एवं शिक्षा, ऑप्शन नंबर सी है व्यापार एवं वाणिज्य, ऑप्शन नंबर डी है कृषि एवं तकनीकी। तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा, क्या शिक्षा एवं संस्कृति से संबंधित है कौन, यूनेस्को। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर जाइएगा वीडियो पर कि पसंद आया, और अगले टॉपिक पर आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट कीजिए, उस टॉपिक पर हम आपको वीडियो बनाकर दे देंगे।
प्रश्न नंबर 6 है 1956 में भारत में संघीय राज्यों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 12, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 13, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 14, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 15। तो जो 19 में भारत में जो संघीय राज्य थे वो कितने थे? 14 थे। तो पहले क्या बनाए थे? 14 राज्य बने थे और 6 संघ शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। लेकिन अब कुल कितने हो गए? वर्तमान में 28 हो गए हैं। इन दोनों का मिलान हो जाए तो 28 और 8 36 हो जाएगा आपस में। तो जब भारत में 1956 में बनाया गया था कुल मिलाकर 14 थे, 8 और 6 हो जाएगा, 8 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे, कुल टोटल 14। प्रश्न नंबर 7 प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ की गई थी? जो प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ की गई थी? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1950, ऑप्शन नंबर बी 1951, ऑप्शन नंबर सी 1952, ऑप्शन नंबर डी 1953। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की जो प्रारंभ की गई थी, शुरुआत की गई थी, आरंभ की गई थी वो 1951 में की गई थी। प्रथम पंचवर्षीय 1951 और पंचवर्षीय योजना मतलब 5 साल पर जो योजना सरकार द्वारा चलाई गई उसे पंचवर्षीय योजना कहते हैं। तो 1951 हो गया, फिर 51 से 56 हो जाएगा, 56 से 61 हो जाएगा। प्रथम 51 और द्वितीय पंचवर्षीय योजना 56, तृतीय पंचवर्षीय योजना 56, 5, 61 हो गया। इसी तरह से पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई। प्रश्न नंबर 8 है चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गुजरात, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी उत्तरांचल। तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा उत्तर प्रदेश। जो चिपको आंदोलन है वो किस राज्य से संबंधित है? तो क्या है, राज्य वह उत्तराखंड है। अब राज्य क्या है? उत्तराखंड है। लेकिन पहले जो उत्तराखंड था, उत्तर प्रदेश था, दोनों एक ही राज्य था, लेकिन यह टूटकर अलग हो गया है। इसीलिए चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? आपको या तो उत्तर प्रदेश लगाना है या तो उत्तराखंड। यहाँ पर उत्तर प्रदेश नहीं रहता तो उत्तराखंड रहता। चाहे उत्तर प्रदेश लगाएं चाहे उत्तराखंड लगाएं, तभी आपका आंसर राइट होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो जरूर पसंद आ रहा होगा। गोवा भारतीय संघ का स्वतंत्र राज्य कब बना? जो गोवा है वह भारतीय संघ का स्वतंत्र राज्य कब बना? गोवा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 1987 में गोवा भारतीय संघ का क्या बना? एक स्वतंत्र राज्य बना। कब बना? 1987 में बना। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 10 है मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर ए बिंदेश्वरी प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी कर्पूरी ठाकुर, ऑप्शन नंबर सी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर डी विश्वनाथ प्रसाद। तो जो मंडल आयोग के अध्यक्ष थे वह कौन थे? बिंदेश्वरी प्रसाद थे। क्योंकि मंडल आयोग को किसने स्थापना की थी? मंडल आयोग की तो बीपी सिंह यानी बिंदेश्वरी प्रसाद सिंह ने किया था। और मंडल आयोग अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए किया गया था। इसकी स्थापना इसीलिए किया गया था। छोटी जातियों के लिए अनुसूचित एवं जनजातियों के लिए यह स्थापना किया गया था मंडल आयोग का। मंडल आयोग इन्हीं के लिए बनाया गया था। अब मंडल आयोग नाम क्यों पड़ा? नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल ने किया था, इसीलिए मंडल आयोग का अध्यक्ष का नाम इन्हीं का पड़ा। प्रश्न नंबर 11 है प्रथम गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था? जो प्रथम गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन हुआ था किस राज्य में हुआ था? ऑप्शन नंबर हो जाएगा नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी जिनेवा, ऑप्शन नंबर बी कहियारा, ऑप्शन नंबर डी बेलग्रेड। तो प्रथम गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? बेलग्रेड में हुआ था। प्रश्न नंबर 12 है इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस किस देश की खुफिया एजेंसी? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ईरान, ऑप्शन नंबर बी पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर सी इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर डी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा पाकिस्तान। जो इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस जो एजेंसी है, खुफिया एजेंसी किसकी है? पाकिस्तान की है। प्रश्न नंबर 13 है नाटो के संस्थापक देशों की कुल संख्या है। मतलब नाटो की स्थापना कितने देशों ने मिलकर किया है? इसकी जब स्थापना हुई थी तो कितने संस्थापक देश हैं जिसने मिलकर नाटो की स्थापना किए थे? तो कितने हैं? 12 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, 12 संस्थापक देश थे। तो नाटो की स्थापना कब हुई थी? तो 1954 में हुई थी। नाटो सीटो सेंटो पूछा जाता है, नाटो की स्थापना 1949 में हुई थी। नाटो सीटो की स्थापना 1954 में हुई थी और सेंटो की स्थापना अगर पूछा जाए तो 1955 और वार्सा पैक्ट की स्थापना भी 1955 में हुई थी। लेकिन नाटो की स्थापना कितना हो जाएगा? 1949 ईस्वी में।
प्रश्न नंबर 14 हो जाएगा, यूरोपीय संघ के कितने देशों के पास परमाणु हथियार है? यूरोपीय संघ के कितने देश हैं जिनके पास क्या है, परमाणु हथियार हैं? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1, ऑप्शन नंबर बी 5, ऑप्शन नंबर सी 2, ऑप्शन नंबर डी 3। तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा 2। यूरोपीय संघ के ऐसे कितने देश हैं जिनके पास परमाणु हथियार है? तो केवल ऐसे 2 देश हैं जिनके पास परमाणु हथियार है। प्रश्न नंबर 15 पूछा है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल होता है। देखिए अस्थायी नहीं, यहाँ पर अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल पूछा है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 5 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 6 वर्ष। तो जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल होता है वह 2 वर्ष के लिए होता है। लेकिन अगर अस्थायी का पूछा जाए तो अनंत होता है। अस्थायी क्या होते हैं, हमेशा के लिए रहते हैं, और अस्थायी जो होते हैं वह 2 साल पर चेंजिंग होता है, बदलते रहते हैं। वीडियो को रोक कर या स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 16 है, भारत के किस पड़ोसी देश की यात्रा बिना पासपोर्ट या वीज़ा के की जा सकती है? कह रहा है कि भारत का ऐसा कौन सा पड़ोसी देश है, भारत का पड़ोसी देश है, लेकिन वहाँ पर जाने के लिए ना तो पासपोर्ट लगता है ना तो वीज़ा लगता है, उसके बिना भी हम आ जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर बी नेपाल, ऑप्शन नंबर सी श्रीलंका, ऑप्शन नंबर डी पाकिस्तान। तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर नेपाल। कहाँ पर बिना वीज़ा और पासपोर्ट के यात्रा की जा सकती है भारत के पड़ोसी देश से? नेपाल ऐसा है जहाँ पर आप जाएंगे ना तो आपको वीज़ा लगेगा ना तो पासपोर्ट लगेगा, आप नेपाल में घूमने या किसी कार्य से जा सकते हैं। प्रश्न नंबर 17 है, पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में योजना अवकाश का समय। जो पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में योजना अवकाश का समय है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1956 से 1961, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1970 से 1973, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1961 से 1963, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1966 से 1969, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में जो योजना अवकाश का समय है वह कितना है? तो 1966 से 1969 है। प्रश्न नंबर 18 है, ये देखिए कितना है, 18 है। प्रश्न नंबर 18 है, अवामी लीग का संबंध किस देश से है? जो अवामी लीग है इसका संबंध किस देश से है? तो अवामी लीग का संबंध देखिए ऑप्शन नंबर ए पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर बी बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर सी नेपाल, ऑप्शन नंबर डी भारत। जो अवामी लीग का संबंध है वह ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। किससे? बांग्लादेश से संबंधित है। कौन? अवामी लीग का संबंध बांग्लादेश से है। तो यह बांग्लादेश का ही अवामी लीग था। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 है, भारतीय विदेश नीति के मूलभूत सिद्धांत गुटनिरपेक्ष संविधान के किस भाग से संबंधित है? जो भारतीय विदेश नीति का मूलभूत सिद्धांत है वह गुटनिरपेक्षता है, वह संविधान के किस भाग से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए है संवैधानिक उपबंध, ऑप्शन नंबर बी नीति निषेधक तत्व, ऑप्शन नंबर सी मूल अधिकार, ऑप्शन नंबर डी संसदीय अधिनियम। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। क्या है? राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व है उसमें क्या है कि उसी से संबंधित है कौन सा? जो गुटनिरपेक्षता है और विदेश नीति से संबंधित मूलभूत सिद्धांत है वह किस में दिए गए हैं? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में दिए गए हैं। उसी तरह से देखिए प्रश्न नंबर 20 है। प्रश्न नंबर 20 क्या है कि 7 बहनों का संबंध हमारे देश के किस हिस्से से है? जो 7 बहनों का संबंध है वह हमारे देश से किस हिस्से से संबंधित? 7 बहनों का संबंध हमारे देश के किस हिस्से से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए है दक्षिण भारत, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी पश्चिम भारत, ऑप्शन नंबर डी पूर्वोत्तर भारत। जो 7 बहनों 7 सिस्टर का संबंध है वह हमारे देश इंडिया के पूर्वोत्तर भारत से संबंधित है। किससे संबंधित है? पूर्वोत्तर भारत से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। देखिए आपको मैंने 20 प्रश्न बताया, अब आपको प्रश्न नंबर 21 से और अब प्रश्न नंबर 21 आपका आएगा। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम कोई भी वीडियो बनाएं अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन मैसेज जाए और अपना देखकर आप नोट्स बना लें और अपनी तैयारी आप रेगुलर करते रहें। सुबह 6 बजे प्रतिदिन इस चैनल पर वीडियो आपका आता रहेगा और आता भी है और प्रतिदिन आता है और आता ही रहेगा। और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए कि आपको अच्छा लगा, समझ में आया। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तब भी आप कमेंट कीजिए और आपको अच्छा लगा तब भी आप कमेंट कीजिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर पसंद आए तब आपको। तो प्रश्न नंबर 21 आपका है
प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1913, ऑप्शन नंबर बी 1914, ऑप्शन नंबर सी 1912, ऑप्शन नंबर डी 1915। तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध कब चला था? तो 1914 से लेकर 1918 तक चला था। देखिए, मैं जितना प्रश्न बताऊंगा, अगर मैं आपको 30-40 प्रश्न बता रहा हूँ, समझ लीजिए उसका दुगना तीन। अगर मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए मैं 5 प्रश्न आपको बताऊँ, तो उसमें आपको और इतना एक्स्ट्रा बता दूंगा कि आप 5 से 15 तैयार कर लेंगे। इतना एक्स्ट्रा मैं आपको समझा कर बताऊँगा। तो 1914 से 1918 तक क्या चला था? प्रथम विश्व युद्ध चला। फिर उसके बाद 1939 से लेकर 1945 तक क्या चला था? आपका द्वितीय विश्व युद्ध चला। और 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ, तो सेम 1945 में ही शुरू हुआ शीत युद्ध, जो कब तक चला? 1991 तक चला। तो यहाँ से आपके 2-3 प्रश्न कंप्लीट हो गए। इसी तरह से प्रश्न नंबर आपका कितना है? 22 है। मुक्त द्वार नीति का संबंध किस देश से था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सोवियत संघ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चीन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भारत। तो 22 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, आप खुद बताइए, आप कमेंट कीजिए। तो 22 का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। किसका? चीन हो जाएगा। सॉरी, 22 का क्या हो जाएगा? यहाँ पर चीन हो जाएगा। क्या मुक्त द्वार की नीति या खुले द्वार की नीति किसने अपनाया, किससे संबंधित है? तो आप हमेशा चीन राइट आंसर मारेंगे। प्रश्न नंबर 23 आपका है, सैमसंग यानी सैमसंग, एलजी तथा हुंडई जैसे प्रसिद्ध जो ब्रांड का संबंध है वह किस देश से? मतलब सैमसंग हो गया, एलजी हो गया, हुंडई जैसे जो भी ब्रांड है, जो भी कंपनियां हैं, वह कहाँ की है? ऑप्शन नंबर ए भारत, ऑप्शन नंबर बी दक्षिण कोरिया, ऑप्शन नंबर सी चीन, ऑप्शन नंबर डी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। दक्षिण कोरिया के जो सैमसंग, एलजी और हुंडई जैसे प्रसिद्ध कंपनी है, ब्रांड है, वह कहाँ की है? तो दक्षिण कोरिया की है। इसी क्रम में आपका प्रश्न नंबर 24 है कि भारत किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना? जो भारत है वह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा का, संयुक्त राष्ट्र संघ किसका? संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? भारत। तो ऑप्शन नंबर इसका आपका 24 का देखिए, ऑप्शन नंबर आप खुद बताइए कि 24 का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्या? 1945, 1946, 1947 और डी है 1950। लेकिन आपका एक ही राइट आंसर होगा। क्या? ऑप्शन नंबर 1945। देखिए, जैसे मान लीजिए कि कहीं पर दे दिएगा, यही दे दिएगा, ऑप्शन नंबर 1945, ऑप्शन नंबर बी 1946, ऑप्शन नंबर सी 1947, ऑप्शन नंबर डी 1950। तो आपको हमेशा 1945 में ही मारना है। क्या? जो भारत है वह संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना था? 1945 में बना था। अब आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। देखिए, अगर यहीं से प्रश्न पूछा जाए कहाँ से? संयुक्त राष्ट्र संघ से। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। अगर एक आता है संयुक्त राष्ट्र संघ अलग है और राष्ट्र संघ अलग। राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 10 जून 1920 को क्या हुई थी? राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, जिसे लीग ऑफ नेशन भी कहा जाता है। तो यहाँ से भी आपके और प्रश्न तैयार हो गए। इसी क्रम में आपका प्रश्न नंबर 25 है। प्रश्न नंबर 25 है, वर्तमान संयुक्त राष्ट्र संघ महासचिव का संबंध किस देश से? करा कि जो वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हैं, उनका संबंध किस देश से, वह कहाँ के रहने वाले हैं? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जर्मनी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मिस्र, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्या? ब्राज़ील, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पोलैंड या पुर्तगाल। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। देखिए, या तो पोलैंड दे या पुर्तगाल दे। वैसे तो है पुर्तगाल के, लेकिन पहले पोलैंड भी कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। पोलैंड या पुर्तगाल के रहने वाले हैं कौन? संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव। अच्छा, वर्तमान महासचिव है कौन संयुक्त राष्ट्र संघ के? तो एंटोनियो गुटरेस है। वह कहाँ के रहने वाले हैं? पुर्तगाल के हैं। और इन्होंने कब अपना कार्यभार संभाला था? कब आए थे अपने पद पर? तो 1 जनवरी 2017 को आए थे इन्होंने अपना कार्यभार संभालने के लिए। तो यहाँ से भी क्वेश्चन नंबर 25 भी कंप्लीट। प्रश्न नंबर 26 है, विश्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? विश्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 1944, ऑप्शन नंबर बी 1945, ऑप्शन नंबर सी 1947, ऑप्शन नंबर डी 1950। तो विश्व बैंक की स्थापना या विश्व बैंक की औपचारिक रूप से स्थापना पूछ लिया जाए तो आपको 1944 राइट मानना। कब हुई थी विश्व बैंक की स्थापना? 1944 में हुई थी। यहाँ पर डाउट नहीं रहना चाहिए, 1944 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए, जो विश्व बैंक क्या करता है? तो हमारे पूरे देश में अगर पैसा की कमी हो जाए, कोई दिक्कत हो जाए, तो पैसा कौन देगा? सभी बैंकों को। तो हमारा जो विश्व बैंक बनाया गया है वह विश्व बैंक
देगा। तो देखिए जो आपका ऑप्शन है, जैसे यहाँ पर ए बी सी डी, तो यहाँ पर आपका क ख ग घ भी हो सकता है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना? नहीं है कोई डाउट। अब आगे प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 है विश्व में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा संरक्षित भंडार है। विश्व में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा संरक्षित भंडार क्या है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा पूर्वी एशिया में, ऑप्शन नंबर बी रूस में, ऑप्शन नंबर सी अमेरिका में, और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पश्चिम एशिया में। तो विश्व में जो पेट्रोलियम का सबसे बड़ा संरक्षित भंडार है वह कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, अमेरिका में है। प्रश्न नंबर 28 है, क्या है कि योजना आयोग के स्थान पर बनाई गई संस्था का नाम है। पहले योजना आयोग था, तो उसके स्थान पर जो बनाई गई संस्था है उसका क्या नाम है? तो ऑप्शन नंबर ए वित्त आयोग, ऑप्शन नंबर बी अंतर्राज्यीय आयोग, ऑप्शन नंबर सी नीति आयोग, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, क्या? नीति आयोग। पहले क्या था, 1 जनवरी 1950 को बनाया गया था योजना आयोग, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या किया, क्या किया 2014 में 1 जनवरी 2014 में इसको क्या कर दिया, नीति आयोग कर दिया गया, इसका नाम नीति आयोग। अब पूछा जाएगा नीति आयोग या योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। प्रश्न नंबर 29 है, भारतीय विदेश नीति का मूलभूत सिद्धांत संविधान के किस भाग से लिया गया है? तो भारतीय विदेश नीति का जो मूलभूत सिद्धांत है वह संविधान के किस भाग से लिया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा संसदीय अधिनियम, ऑप्शन नंबर बी मूल अधिकार, ऑप्शन नंबर सी नीति निषेध तत्व, ऑप्शन नंबर डी संवैधानिक उपबंध। तो जो भारत की विदेश की नीति का जो मूल सिद्धांत है वह संविधान के अनुच्छेद संविधान के भाग किससे? नीति निषेध तत्व से लिया गया है, नीति निर्देशक तत्व। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, नीति निषेध तत्व। प्रश्न नंबर 30 है, आपातकाल के उपरांत हुए आम चुनाव में कांग्रेस की स्थिति देश के किस हिस्से में अप्रभावी रही? यानी आपातकाल के समय जो कांग्रेस का चुनाव हुआ उसमें अप्रभावी रही। कहाँ से उनको वोट नहीं मिला, बहुत तरह से वह गिर गई उनकी सरकार, कांग्रेस की सरकार। तो वह कहाँ पर इनकी अप्रभावी स्थिति थी? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उत्तरी भारत, ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी भारत, ऑप्शन नंबर सी मध्य भारत, ऑप्शन नंबर डी दक्षिण भारत। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, दक्षिण भारत में अप्रभावी रही। तो ये आपका रहा नागरिक शास्त्र यानी सिविक्स राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण 30 प्रश्न। अगर देखिए पूरे बुक से सभी चैप्टर से लिया गया है, तो अगर आप इन प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं तो आपका 10 नंबर पक्का हो जाएगा। बहुत 100, 150, 200 प्रश्न जो होंगे इम्पोर्टेंट, सभी प्रश्नों को मैं करा दूंगा अगले वीडियो में भी, और इससे ज़्यादा भी क्वेश्चन लेकर आऊँगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल कर लीजिए। तो अगर आपको किसी टॉपिक पर और किसी भी सब्जेक्ट पर वीडियो चाहिए तो चैनल पर कमेंट कीजिए वीडियो पर, मैं आपको उस टॉपिक पर वीडियो बनाकर दे दूंगा। आप अपनी तैयारी इतना कीजिए कि आप यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में आप कितना लाएं। आप कम से कम पूरे नहीं तो आप कम से कम 100 में से 95 नंबर तो आप ला ही देंगे। बस आपका सब मेहनत के ऊपर है, कितना आपको याद है। ऐसा नहीं है कि मेन चीज़ है आपको कितना याद है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल की वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।